हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर 16 जुलाई 2021 के जो शिफ्ट 2 को यहाँ पर पेपर हुआ था वो वाला सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे, 70 तक वाले जो क्वेश्चन थे इस पेपर के वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड। और आर्टिफिशियल आइलैंड की बात हो रही है तो जो मानव निर्मित है, ठीक है, मानव के द्वारा जो बनाया गया है वो आइलैंड कौन सा है। तो आप सबको ही पता है यहाँ पर कौन सा वाला है, पाम आइलैंड। पाम आइलैंड कहाँ है दुबई में शायद, है ना, वही होगा, देख लेना जहाँ भी है, पर पाम आइलैंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, वेयर वाज द अर्थ समिट 1992 हेल्ड। 1992 में किस स्थान पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो कहाँ पर हो गया था, तो ये हुआ था यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ, भारत किस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है, ये हमको यहाँ पर बताना है। पोलर विंड्स के क्षेत्र में, इक्वेटोरियल विंड्स के क्षेत्र में है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के क्षेत्र में है, या फिर साउथ वेस्टर्ली विंड्स के क्षेत्र में है। तो आपको ये बात डायरेक्टली याद रखनी है कि जो यहाँ पर इंडिया है, भारत है, वो कौन से रीजन में पड़ता है। यहाँ पर तो उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के यहाँ पर क्षेत्र में पड़ता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता हमसे, तो नेम द प्रोसेस ऑफ क्या है रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग रेन। वर्षा के दौरान किसी क्षेत्र के भूजल स्तर की, जो भूजल है उसके स्तर की पुनः पूर्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हमको ये बताना है। क्या उसको रेन वाटर ग्राउंडिंग कहते हैं, या फिर उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं, ग्राउंड वाटर सेविंग कहते हैं, या फिर रेन टू ग्राउंड वाटर चार्जिंग कहते हैं। तो कौन सा कहते हैं, तो आपको पता ही होगा इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो यानी कि भूजल पुनर्भरण कहा जाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है, जब किसी वर्षा के दौरान क्या होता है, भूजल स्तर की पुनः पूर्ति की जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहा जाता है। आई थिंक आपके पहले से भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता हमसे, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फुल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सपेलेंट इज कॉल्ड। यानी किसी भी कोशिका या उसके बहिरोपण से पूर्ण पौधा तैयार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। यार एक मिनट रुको जरा। यहाँ पर क्या देख लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फुल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लेनेंट इज कॉल्ड, यानी किसी भी कोशिका बहिरोपण से पूर्ण पौधा तैयार करने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पर किसी सेल से कोई दूसरे क्या बनाने का पूरा अगर हमको सिस्टम बनाना है, ठीक है, कोई सेल है अगर उससे पूरा का पूरा सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है, फिर एपीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है, उत्तक संवर्धन कहा जाता है, या फिर इसको टोटिपोटेंसी कहा जाता है, पूर्ण सख्तता कहा जाता है। तो अगर हमारे पास क्या है, एक कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पर कोई सेल है, और इस सेल से यहाँ पर ये डिवाइड हो के यहाँ पर पूरा क्या बना लेता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा फुल प्लांट, यानी कि क्या बना रहा है, तो फुल प्लांट बना दे रहा है, या मतलब ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को, ये गुण को क्या कहा जाता है, उस क्षमता को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पर टोटिपोटेंसी। ये बात आपको याद रखनी है। टोटिपोटेंसी क्या है, एक सेल, सिंगल सेल क्या बनाता है, पूरा जब स्ट्रक्चर निर्माण कर देता है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं यहाँ पर टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल बॉडी का कहाँ से निकलता है, तो आई थिंक आपको पता होगा कहाँ से निकलता है। ठीक है, लिम्फ लसिका से निकलता है, रेटिना दृष्टिपटल, या फिर पेरिकार्डियम हृदय आवरण से, या फिर एनल स्फिंक्टर गुदा अवरोधनी से निकलता है। तो ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनल स्फिंक्टर यानी गुदा अवरोधनी से यहाँ पर कौन सा निकलता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है बॉडी का, वो यहाँ पर से निकलता है, और उसको ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट कौन करता है, उसको करता है पर
एनल स्पिन, गुदा अवरोधनी उस चीज़ को यहाँ पर रेगुलेट करता है, किस चीज़ को, वेस्ट मटेरियल के एग्जिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही एनर्जी को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ पर परिवर्तित किया जा सकता है। ये कौन सा नियम है, तो ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, व्हाट इज वन टॉर ऑफ प्रेशर इक्विवेलेंट टू, यानी कि एक टॉर प्रेशर किस चीज़ के बराबर होता है, 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पारे के 5 mm से, या फिर 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 1 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, यहाँ पर मरकरी की जगह कभी कभी वो Hg लिख के दे देगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। Hg किसको कहा जाता है, मरकरी का सिंबल होता है। ठीक है, Hg क्या होता है, यहाँ पर मरकरी का सिंबल होता है, तो 1 mm ऑफ Hg कहीं लिखा होगा तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, यहाँ पर कौन से प्रेशर, 1 टॉर प्रेशर, यानी कि 1 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर 1 mm ऑफ मरकरी किसके बराबर होता है, 1 टॉर के बराबर होता है। ये प्रेशर की दोनों के दोनों यूनिट्स हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, तो एक चक्रीय प्रक्रम है, उसमें क्या है यहाँ पर, यानी कि हाउ मच वर्क इज डन बाई अ स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो हमको पता होना चाहिए पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए। स्प्रिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और अगर मैं बात करूँ कोई साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर से अगर स्टार्ट करता है पूरे प्रोसेस होना, तो वापस वहीं पर आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यही होता है। ठीक है, कि यानी कि वो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वहीं पर उसका एंड पॉइंट होने वाला है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो वर्क डन भी यहाँ पर क्या होने वाला है, वर्क डन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। 79 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। द एनर्जी पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड, यानी कि उसकी स्थिति और क्या है, स्थिति या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास के आधार पर उसमें जितनी ऊर्जा आती है उसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, सरफेस एनर्जी कहा जाता है, स्प्रिंग एनर्जी कहा जाता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो उसकी स्थिति और विन्यास के आधार पर उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट रहती है उसको हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नाम ही यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो स्थिति के आधार पर कौन हो जाएगा, उसका स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास यहाँ पर सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में यहाँ पर क्या पूछता है हमसे, विच इज़ द लोएस्ट कैटेगरी इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के हायरार्की में सबसे लोएस्ट कौन सा होता है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप इसको कि SP जी फॉक PK। ठीक है, क्या करोगे याद, SPG फॉक PK, SPG फॉक PK। SP से यहाँ पर स्पीसीज आ जाएगा, स्पीसीज। ठीक है, SP से स्पीसीज आ जाएगा, G से जीनस आ जाता है, F से फैमिली आ जाता है। ठीक है, इससे फैमिली आ जाएगा, O से ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, C से यहाँ पर क्लास आने वाला है, P से यहाँ पर फाइलम आएगा, P से यहाँ पर क्या आएगा, फाइलम आएगा। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है। अगर बात कर दें यहाँ पर किस चीज़ की प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लांट्स के लिए यहाँ पर डिवीज़न हो जाता है, प्लांट्स का डिवीज़न हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फाइलम यहाँ पर एनिमल्स के लिए होता है, प्लांट्स का डिवीज़न हो जाता है। लास्ट वन इज किंगडम। तो किंगडम हायरार्की में सबसे ऊपर आता है। अगर बात करें किसी चीज़ की स्पीसीज़ की तो वो सबसे नीचे आता है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि सबसे निचली श्रेणी कौन सी है, तो यहाँ पर हमको पता है स्पीसीज़ सबसे निचली श्रेणी यहाँ पर होने वाली है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, एसपीजी फॉक PK। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो जाने वाली है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोटिक रेजिस्टेंस दैट ब्रिंग्स डाउन द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर हमको जैविक प्रतिरोध बताने हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। उन चीज़ों को हमको यहाँ पर बताना है। कैसे होने चाहिए, जैविक होने चाहिए। डिजीज, ड्रॉट एंड नेमाटोड्स, यानी कि रोग या रोग, सूखा और सूत्रकृमि। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर सूखा आ गया। तो सूखा यहाँ पर जैविक नहीं होता है। डिजीजेज, इंसेक्ट्स एंड निमोटोड्स, रोग, रोग किसकी वजह से होता है, जीव की वजह से होता है। कीट भी जीव होते हैं, सूत्रकृमि भी क्या होते हैं, यहाँ पर जीव होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिनिटी, इंसेक्ट्स एंड निमोटोड्स। तो यहाँ पर क्या कीट भी आ जाएंगे, निमोटोड्स यानी कि ये क्या है, सूत्रकृमि भी आ जाएंगे। बट लवणता क्या नहीं है, एक यहाँ पर लवणता क्या नहीं है, एक जैविक चीज़ नहीं है। डिजीज है इंसेक्ट्स एंड यहाँ पर वाटर लॉगिंग। ठीक है, रोग तो किसकी वजह से होगा, यहाँ पर जीवों की वजह से होगा। कीट भी जीव ही हैं, यहाँ पर जैविक हैं। जलाक्रांति, वाटर इज़ नॉट अ, क्या यहाँ पर जैविक चीज़ नहीं होती, ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात आती है हमारे साथ बायोटिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको कहा जाता है, ऑप्शन कॉक कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ लेना, क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल या कॉर्क कैम्बियम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पर आपको ये आज के लिए काम देता हूँ मैं, ये वाली चीज़ें पढ़नी है आपको। इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर है इसका कॉर्क कैम्बियम। इसका आंसर क्या है, यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम है। आपके लिए आज का यहाँ पर काम होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, यहाँ पर ये ड्रॉप कर लिया गया था क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन भी ड्रॉप हो रखा है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किस चीज़ की, एसआई यूनिट की, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका बात करूँ मैं तो ये होता है हमारे पास पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, इसकी यूनिट आएगी हमारे पास पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, पर यूनिट टेम्परेचर की बात करेंगे हम जब, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसका प्रतिरोधक के ताप गुणांक का क्या होगा यहाँ पर सिस्टम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर होता है। तो पर यूनिट टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 1/T आ जाएगा। और 1/T इन्होंने यहाँ पर पूछ तो यूनिट रहे हैं, और यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहे हैं देखो। ठीक है, 1/T दे रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगर इसके, तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स में आ जाना था। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स में आ जाता है, या फिर केल्विन इन्वर्स में यहाँ पर चीज़ें आने वाली थी। ठीक है, बट इन्होंने ऑप्शन में ही ये सब चीज़ें दे रखी थी यहाँ पर पेपर में, तो डायरेक्टली आपका हो जाता काम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एज वन मूव्स डाउन बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से नीचे की ओर कोई जाता है, टुवार्ड्स द कोर, कोर की तरफ को, तो व्हाट हैपन्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू। तो ग्रेविटी की वैल्यू की वजह से एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला था, क्या वो कमी आएगी उसमें, डिक्रीजेज, इंक्रीज, ड्रास्टिकली। ठीक है, अत्यधिक वृद्धि होती है। यहाँ पर डज नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इंक्रीजेज, वृद्धि होती है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है, कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे उसके कोर की तरफ को, ठीक है, कोर की तरफ को, तो यहाँ पर डिक्रीज़ होने वाला है एक्सेलरेशन का मान। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज़ यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, भारत के क्या हैं जल पुरुष, यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, राजेंद्र सिंह यानी राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ये सब यहाँ पर ऑप्शन हमको दिए गए हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है जो भारत के जल पुरुष का नाम यहाँ पर क्या है, राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। आपके लिए एक काम है, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर MS स्वामीनाथन ने क्या किया था, इनको किस वजह से यहाँ पर जाना जाता है, और यहाँ पर जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं इनको किस वजह से यहाँ पर जाना जाता है। ये दोनों आपके लिए यहाँ पर काम है, आप लोगों ने ये बताना है, मुझे कमेंट में बताना है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, इन दोनों को किस वजह से यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछता है यहाँ पर, द टाइम रेट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस से बाहर का है, फिर भी इन्होंने हटा नहीं रखा इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इसका आंसर यहाँ पर सी वाला होने वाला है, बट हम इसको पढ़ने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस वंस इन। तो एक डायरेक्शन बतानी है किस चीज़ की, इंड्यूस्ड करंट की, किधर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या क्या होती है। और वह ना रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर, रेक्टेंगुलर कॉइल बनता है किसी कॉपर वायर का, ये रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चेंज होता है कब, ठीक है, इसका ये डायरेक्शन कब चेंज होता है इस चीज़ का, इसका डायरेक्शन कब चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है 1/4 रिवॉल्यूशन में, 1/4 परिक्रमण में, या फिर 1 रिवॉल्यूशन में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या फिर 3/4 रिवॉल्यूशन में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या फिर हाफ रिवॉल्यूशन में। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर हाफ रिवॉल्यूशन, आधे रिवॉल्यूशन यानी कि अर्ध परिक्रमण में ही, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन में ही यहाँ पर ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बात करते हैं, क्या है द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ। ये जोन रिफाइनिंग की एक प्रोसेस है, किस चीज़ के प्योरिफिकेशन में यूज की जाती है, ये आपने हमको बताना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की या फिर सिलिकॉन की या कॉपर की या सिल्वर की। तो इनमें से कौन से जो एलिमेंट हैं उनके यहाँ पर प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जोन रिफाइनिंग की जो यहाँ पर प्रोसेस है वो यूज की जाती है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। यहाँ पर सिलिकॉन, सिलिकॉन जो एलिमेंट है उसके लिए, उसके यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए, उसके प्योरिफिकेशन के लिए जोन रिफाइनिंग मेथड का यहाँ पर यूज किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर व्हाट इज़ दी UNREDD प्लस प्रोग्राम अबाउट, REDD प्लस प्रोग्राम है एक किस चीज़ से संबंधित है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षियों के कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए, या फिर टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड ग्लोबल एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन यानी निर्वनीकरण के कारण होने वाले वैश्विक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए, या फिर कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए, या फिर मरकरी पॉइजनिंग यानी कि पारा के द्वारा जो विषाक्तता उत्पन्न होती है उसके यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम का संबंध है। बात करें अगर इसकी तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमको क्या दिया गया है, टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ग्लोबल एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन यानी कि निर्वनीकरण के कारण होने वाले वैश्विक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए यहाँ पर इस जो प्रोग्राम है उसको चलाया गया है। कौन सा प्रोग्राम है, UNREDD, ठीक है, UNREDD यहाँ पर ये प्रोग्राम जो चलाया गया है यहाँ पर निर्वनीकरण कारण होने वाले वैश्विक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के जो मुद्रा है हमारी और जो शरीर का संतुलन बना रहता है उसको बनाए रखने के लिए कौन सा भाग यहाँ पर जिम्मेदार है, मस्तिष्क का, या हाइपोथैलेमस है, या फिर सेरेबेलम है, या फिर थैलेमस है, या फिर मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर भाग है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर जो सेरेबेलम होता है, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम जो होता है वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए, बॉडी की मुद्रा, पोस्चर और संतुलन जो कंट्रोल है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन जर्मेनियम, जर्मेनियम में के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। तो जर्मेनियम के बारे में पहले पता तो होना चाहिए कुछ कि कौन से ग्रुप में आता है ये। तो जो जर्मेनियम होता है, अगर मैं बात करूँ कार्बन, सिलिकॉन और उसके नीचे आता है यहाँ पर जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और उसके नीचे जर्मेनियम आता है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा यहाँ पर 4 होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोष में यहाँ पर क्या होता है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी वैलेंस सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जर्मेनियम के, वो भी 4 ही होने वाले हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, Which of the following is a symbiotic nitrifying bacterium living in association with root modulus present in leguminous plants, यानी कि कोई फलीदार पौधे हैं, ठीक है, उनमें मौजूद मूल ग्रंथिका के साथ मिलकर रहते हैं कौन से सहजीवी नाइट्रीकरण जीवाणु। तो सहजीवी यानी कि क्या है यहाँ पर सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम है, वो कौन है, कौन सा जीवाणु है जो यहाँ पर इसके साथ बनकर रहता है, ठीक है, सिम्बायोसिस में रहता है। यहाँ पर एनाबेना है, राइजोबियम है, या फिर यहाँ पर क्या बुर्खोलडेरिया है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस है, कौन है भाई इनमें से। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइजोबियम है, राइजोबियम एक क्या है, राइजोबियम एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम है।
सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जो जानवर हैं और पौधे हैं वो दोनों की बॉडी किस चीज़ से बनी हुई होती है, सेल और सेल प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, सेल से बने हुए उत्पादों या सेल से मिलकर बने होते हैं। ये चीज़ किसने कहा, ये हमारे को किसने कहा, थॉमसन ने कहा था। क्या, स्वान, ठीक है, ये क्या है, स्वान, मैथियस स्लेडन है या फिर रुडोल्फ वर्चो है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, स्वान है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, मैथियस स्लेडन है। ये दोनों थे जिन्होंने यहाँ पर सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। सेल थ्योरी का पहला यहाँ पर पॉइंट आता है, उसको बाद में मॉडिफाई किसने किया था, बाद में मॉडिफाई रुडोल्फ वर्चो ने कहा था कि जो सारे सेल बनते हैं किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है सेल थ्योरी का, वो किसने दिया था यहाँ पर, स्वान एंड स्लेडन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी हमारे पास यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछता है हमसे, विच इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन की आउटर कवरिंग कौन सी है, बाहरी आवरण कौन सा है, थैलेमिक मैटर है या फिर यहाँ पर अरेक्नोइड मैटर है या फिर पिया मैटर है या फिर ड्यूरा मैटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हमसे बोलता है, ये जो क्या है, ड्यूरा मैटर, दृढ़तानिका, अरे वाह क्या खतरनाक नाम है भाई, दृढ़तानिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाहर का मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इलीगल कलेक्शन एंड पेटेंटिंग ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल जो होते हैं उनका क्या, इलीगल कलेक्शन एंड पेटेंटिंग, उनका इलीगल कलेक्शन करना और पेटेंट करना ओरिजिनली बिलोंगिंग टू सम अदर कम्युनिटी, किसी और कम्युनिटी के पास अगर उस पहले से क्या करता है, वो बिलोंग करता है, स्टेट और नेशन इज कॉल्ड, यानी किसी अदर कम्युनिटी, नेशन या फिर किसी स्टेट के पास उस पहले से बिलोंग करता है वो चीज़, और हम क्या कर ले, उसका यहाँ पर पेटेंट करवा ले उसको, ठीक है, इलीगल, या फिर उसका इलीगल कलेक्शन कर ले, क्या, किस चीज़ का, बायोलॉजिकल मटेरियल का। तो उस चीज़ को हमको क्या कहना पड़ेगा, यहाँ पे बायो पायरेसी कहेंगे या फिर बायो प्रोस्पेक्टिंग कहेंगे या फिर पोचिंग कहेंगे या फिर पेटेंटिंग कहेंगे। यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, तो क्या कर रहे हैं हम, किसी और की चीज़ को खुद का कह रहे हैं, खुद का पेटेंट करा रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम यहाँ पर पायरेसी, ठीक है। तो खुद की किसी और की चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन कर रहे हैं या फिर उसको पेटेंट करवा देते तो उस चीज़ को कहा जाता है पायरेसी। और बायोलॉजिकल यहाँ पर मटेरियल का कर रहे हैं तो बायो पायरेसी हो जाएगा ये, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग विच सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी एट STP, सिंपल जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है उनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके अंदर होने वाली है, किसकी होने वाली है, यहाँ पर ये हमको बताना है। इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है, पारा मरकरी ये भी लिक्विड होता है, सी वाटर ये भी लिक्विड होता है, वाटर ये भी लिक्विड होता है, सारे के सारे लिक्विड हो गए, ठीक है। बट अगर बात करें जो मेटल यहाँ पर होने वाला है, दिस इज़ द मेटल, ये क्या है, ये यहाँ पर मेटल है और मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, आपको पता है, ठीक है, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला हमारे पास आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है, विच इज़ द मेजर सोर्स टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया। और ये आज का आखिरी सवाल होने वाला है, ठीक है, इस आज का और इस पेपर का भी आखिरी सवाल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आज 2 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो विच इज़ द मेजर सोर्स टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया, भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। वाटर है क्या, विंड है क्या, कोल है या फिर यहाँ पर न्यूक्लियर है, ठीक है। तो हमको पता है सबसे ज़्यादा क्या फूकते हैं हम यहाँ पर, कोयला फूकते हैं, ठीक है। थर्मल प्लांट, पावर प्लांट्स कौन सा हमारे देश में सबसे ज़्यादा, थर्मल पावर प्लांट्स है। कहाँ से चलते हैं, आग लगा के, ठीक है। रो आग कहाँ से लग रहे हैं, जला के, तो हम आग लगा नहीं रहे, वो कहाँ से लग रहा है आग, कोयला जला के, ठीक है। गर्म कहाँ से कर रहे हो उसको, कोयला जला के गर्म कर रहे हैं। हीट कहाँ से दे रहे हो उसको, थर्मल एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कोयला जला के मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्भरता किस पे हमारी, कोयले पे है, क्या ना। तो ये हमारा पेपर कौन सा सॉल्व हो चुका है, 16 जुलाई का शिफ्ट 2 का यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जो आने वाले हमारे पास वीडियोज़ होंगे उनमें हम कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे, अब करेंगे
17 जुलाई को जो हुआ था शिफ्ट 1 में, उसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और मुझे लगता है आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक ठाक से, ठीक है, क्योंकि अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं। अगर आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तभी जाकर कुछ हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं जो आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, आपसे ज़्यादा जिनकी तैयारी हो चुकी होगी। ये तो बस ऊपर से क्या है, हम जस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है, किस तरीके का पेपर हमारे पास बन सकता है वो यहाँ पर देख रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।